बच्चों, आज हम यूनिट 2 का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषाएं पढ़ी थी और बायोटेक्नोलॉजी के प्रकार पढ़े थे। इसका मतलब लास्ट लेक्चर में हम जैव प्रौद्योगिकी से परिचित हुए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, मतलब पादप उत्तक संवर्धन की आधारभूत अवधारणाएं। अवधारणाएं आप समझते हैं या एस्पेक्ट्स क्या होते हैं कि ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से उसकी उत्पत्ति हुई है, उसको खोजा गया। अब मतलब दिमाग में कोई थॉट तो आया होगा कि किस कारण हम पादप का उत्तक संवर्धन करें, तो कैसे इसका आइडिया आया, वो सब चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। तो इसी बेसिक एस्पेक्ट्स में आज ही हम पढ़ने वाले हैं टोटीपोटेंसी, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण शक्तता, देन डिफरेंशिएशन विभेदन, एंड मॉर्फोजेनेसिस। इसका मतलब होता है कि मॉर्फोजेनेसिस मतलब उत्तक निर्माण और संपूर्ण आकारिकी का निर्माण। तो ये तीनों टॉपिक हम आज कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ प्लांट टिश्यू कल्चर, पादप उत्तक संवर्धन होता क्या है। तो इसकी एक बहुत सरलतम परिभाषा है जिसको आप इजीली याद कर सकते हैं और कैसे याद करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। प्लांट टिश्यू कल्चर इज़ अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन, सीड्स। मतलब पादप उत्तक संवर्धन, पहला इसके 3 भाग है। पहला भाग क्या है? पादप उत्तक संवर्धन एक तकनीक है जिसके अंतर्गत पादप के किसी भाग को, ओके, नंबर 1 इज पादप के किसी भाग को, कौन सा भाग हो सकता है? वो कोशिका हो सकती है, उत्तक हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, सीड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तकनीक के अंतर्गत पादप के किसी भाग को ग्रो किया जाता है, किसके ऊपर? ऑन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया, कृत्रिम संवर्धन माध्यम के ऊपर। और कौन सी कंडीशन में ग्रो किया जाता है? इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। तो 3 भाग है इसके। पहला भाग है प्लांट पार्ट, दूसरा भाग है आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया या कृत्रिम संवर्धन माध्यम, और तीसरा है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, मतलब उसके अंदर जो वातावरण है उसको कंट्रोल करके रखा जाता है। तो यहाँ पर ये अगर हिंदी में हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि पादप उत्तक संवर्धन एक तकनीक है जिसमें पादप के किसी भाग को, वह भाग कोशिका हो सकती है, उत्तक हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, सीड्स हो सकते हैं या कुछ हो सकता है, उसे आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट कृत्रिम संवर्धन माध्यम पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रो किया जाता है। ओके, तो ये 3 भाग है। अब इन्हीं तीनों भागों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। कहाँ पर? पादप उत्तक संवर्धन की जो हम विधियाँ पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसको हम समझेंगे। तो आपको ये 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है। वापस रिपीट करेंगे, कौन सी? पहला है प्लांट पार्ट, पादप का भाग, जिसको हम एज ए एक्सप्लांट काम में लेंगे। दूसरा है आर्टिनिक न्यूट्रिएंट मीडिया, जिसके ऊपर हम उसको ग्रो करेंगे, खाना तो चाहिए पादप को। और तीसरा, क्योंकि उसे प्रकृति से अलग एक कृत्रिम वातावरण में उगाया जा रहा है, तो उसको एक अनुकूल वातावरण भी चाहिए, इसका मतलब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट भी चाहिए। तो ये तीनों चीज़ों को काम में लेके हम क्या करते हैं? पादप उत्तक संवर्धन। अगर हम इसकी हिस्ट्री पढ़ें तो सबसे पहला अटेम्प्ट जो पादप उत्तक संवर्धन का किया गया था वो किया था गॉटलिएब हैबरलैंड ने। क्या नाम है इनका? गॉटलिएब हैबरलैंड ने 1902 में किया था। इन्होंने सबसे पहले कोशिका को आइसोलेट किया और उसे उन्होंने आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो किया। उन्होंने प्रयास किया था पर इनका यह प्रयास असफल रहा था। वो कोशिकाएं कुछ समय तक जिंदा रही थी, परंतु उन कोशिकाओं ने विभाजन करके अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं किया, तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल नहीं था। पर क्योंकि इन्होंने सबसे पहले प्रयास किया था, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ टिश्यू कल्चर। देन अगर हम, वैसे तो आप हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम हैं, मैंने उसमें से केवल उनके नाम यहाँ दिए हैं इस टेबल में जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अदरवाइज़ आप उसमें और भी नाम जो दे रखे हैं सभी बुक्स में, आप वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद 1939 में एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट हुआ था, वाइट, नोबेकॉट और गोथेरेड। ये तीनों ने, पहली बात तो इन तीनों ने साथ में काम नहीं किया था, इन तीनों ने अलग अलग जगह पे अलग अलग लेबोरेटरी में काम किया था। लेकिन इनका जो था कि सबसे पहला फर्स्ट लॉन्ग टर्म प्लांट टिश्यू कल्चर ऑफ कैलस। कैलस में आगे आपको बताऊंगी क्या होता है। अविभेदित कोशिकाओं का समूह कैलस कहलाता है। तो कैलस को सबसे पहले कैलस डेवलप किया था, मतलब यहाँ पे कोशिका जो हेबरलैंड के टाइम पे क्या हुआ था, कोशिका विभाजित नहीं हो पाई थी, लेकिन इनके कल्चर में कोशिका विभाजित भी हो गई थी, कैलस का निर्माण भी हो गया था। देन 1941 में वॉन ओवरबीक ने क्या किया था, उन्होंने
एज अ न्यूट्रिएंट मीडियम एंडोस्पर्म। जैसे आप जानते हैं कोकोनट का भ्रूण पोष जो होता है, जो कोकोनट के अंदर हम देखते हैं जो वाइट कलर का पोर्शन जिसे हम खाते हैं, वो क्या होता है उसका भ्रूण पोष। तो कोकोनट के भ्रूण पोष को आइसोलेट करके और उसको एज अ कल्चर मीडियम काम में लेके, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, और उस पर कैरेट के एम्ब्रियोज को उन्होंने, मतलब गाजर के एम्ब्रियोज को ग्रो किया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण खोज थी एज अ न्यूट्रिएंट मीडिया। 1957 में अब क्या हुआ, अब तक कहीं पे भी हॉर्मोन्स का नाम नहीं आप देख रहे हैं, जबकि आप जानते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं किसके, किसी पादप को ग्रो करने के। तो यहाँ पे आता है स्कूग एंड मिलर का नाम। मिलर का नाम आपको ऐसे भी याद होगा कि मिलर ने साइटोकाइनिन की खोज की थी। अगर आपने हॉर्मोन्स पढ़े हैं तो उसमें आपको ध्यान है कि ऑक्सिन होता है, तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों हार्मोन्स होते हैं मेनली। तो यहाँ पे स्कूग एंड मिलर ने क्या बताया कि शूट और रूट इनिशिएशन के लिए हमको ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का एक पर्टिकुलर अनुपात की आवश्यकता होती है। जैसे अगर आपको शूट ज़्यादा बनाने हैं तो आपको साइटोकाइनिन चाहिएगा, लेकिन अगर आपको रूट बनानी है तो ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा चाहिएगा। तो इन दोनों के अनुपात के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें शूट या रूट को किसी को इनिशिएट करना है। देन यहाँ तक बात हुई कि पीजी आपके कल्चर मीडिया आ गया, पीजीआर आ गया, हैबरलैंड, उसके बाद में हमने बहुत सारी खोजें होती रही कंटिन्यू। देन 1960 में E.C. कोकिंग ने सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट का कल्चर किया। ओके, प्रोटोप्लास्ट सेल विदाउट सेल वॉल, कोशिका बिना कोशिका भित्ति। आगे मैं आपको बताऊंगी कि प्रोटोप्लास्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है और उसका कल्चर क्यों इम्पॉर्टेंट है। देन 1964 में गुहा एंड माहेश्वरी, ये हम भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है कि क्षिप्रा गुहा एंड पंचानन माहेश्वरी, पंचानन माहेश्वरी को हम फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं, बहुत फेमस हैं। और पंचानन माहेश्वरी एंड गुहा ने मिलकर सबसे पहले हैप्लॉइड का कल्चर किया था। हैप्लॉइड मतलब अगुणित पादपों का टिश्यू कल्चर किया था। अब अगुणित पादपों को बनाया था टिश्यू कल्चर के द्वारा। अगुणित पादपों की इम्पोर्टेंस प्लांट ब्रीडिंग में या पादप जनन में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सामान्यतः पादप द्विगुणित होते हैं। अगुणित पादपों की उपयोगिता के कारण इन्हें उत्पन्न करना एक बहुत बड़ी खोज थी पादप उत्तक संवर्धन की। देन 1978 में मेल्चर्स ने सबसे पहले सोमेटिक हाइब्रिड्स बनाए थे। हाइब्रिड्स का मतलब दो अलग अलग स्पीशीज़ या दो अलग अलग जीनस या दो अलग अलग बहुत ही जिनका जो एक दूसरे से संबंधित नहीं है, उन दोनों सजीवों के, उन दो पादप कोशिकाओं के प्रोटोप्लास्ट को आपस में मिक्स कर देना, जिसकी वजह से सोमेटिक हाइब्रिड बनता है। और उससे दोनों का मिक्स होकर, जैसे आपने सुना होगा कि एक टोमेटो के नीचे तो आलू उग रहे हैं, ऊपर टमाटर उग रहे हैं, तो वो हो गया सोमेटिक हाइब्रिड। तो ऐसे फर्स्ट सोमेटिक हाइब्रिड का निर्माण 1978 में हुआ था। और ये तो यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत सी चीज़ें आगे और डिस्कवर हुई है और ये डेवलपमेंट कंटिन्यू इस फील्ड में होता ही जा रहा है। लेकिन कुछ मुख्य हिस्टोरिकल बिंदु मैंने आपको बताए हैं। यहाँ पे आपको ये कुछ चित्र दिखाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो चित्र है ये है गॉटलिब हैबरलैंड, जो कि फादर ऑफ टिश्यू कल्चर हैं, इनका है। इसके बाद में मैंने आपको बताई थी वाइट एंड गॉथेरॉट एंड नोबेकॉट भी हैं। इन तीनों ने मिलकर सबसे पहले कंटिन्यूस कल्चर का निर्माण किया था, मतलब जहाँ पे इस कोशिका विभाजित भी हुई थी आउटसाइड द नेचर। और यहाँ पे फिर है हम पंचानन माहेश्वरी, जो फेमस मैंने बताया था कि ही इज़ कॉल्ड एज इंडियन फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, जिन्होंने भ्रूण विज्ञान में बहुत अच्छा काम किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक एस्पेक्ट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, कि प्लांट के टिश्यू कल्चर का आइडिया कैसे आया, किसको आया, ये तो आप जान चुके हैं। सबसे पहले आइडिया आया था हैबरलैंड को, लेकिन हैबरलैंड को ये आइडिया कहाँ से आया वो हम अब पढ़ेंगे। तो इन प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक एन एक्सप्लांट इज टेकन, इट इज़ कल्चर्ड ऑन अ न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर सर्टेन कंडीशंस एंड फाइनली वी ऑब्टेन अ होल न्यू प्लांट। तो यहाँ पे कुछ सामान्य तकनीक बताई गई है प्लांट टिश्यू कल्चर या पादप उत्तक संवर्धन की, कि सबसे पहले एक प्लांट के किसी भाग को, जिसको हम क्या कहते हैं, पादप के भाग को एक्सप्लांट। सिंपल से आपको बस अगर एक्सप्लांट है तो आपको एक्सप्लांट ही याद करें। इसको हिंदी में जैसे हम कर्तोत्तक बोलते हैं, तो वैसे आपको ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आप एक्सप्लांट याद कर लें। सिंपल है, मतलब एक्सप्लांट को आप ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज़ अ एक्सप्लांट पार्ट, उस पादप का भाग है जो कि अब जिससे इसे लिया गया है। देन एक्सप्लांट एक हम लेंगे, उसको फिर मैंने आपको क्या था, एक न्यूट्रिएंट मीडियम पे हमको
ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि उसको अब वो फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं पा रहा है, तो क्योंकि वो पादप से अलग हो चुका है वो पर्टिकुलर भाग। तो वहाँ हमने उसको न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो किया। और साथ में तीसरा मैंने क्या था, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, तो उसको सर्टेन कंडीशन में रखा गया, जिसके कारण उस पर्टिकुलर भाग से हमको संपूर्ण पादप प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये होता कैसे है वो हम पढ़ेंगे। ये जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ होल प्लांट फ्रॉम अ पार्ट ऑफ प्लांट, ये जो आया था वो आया था सेल थ्योरी से। तो वो हम पढ़ते हैं क्या है सेल थ्योरी। आप जानते हैं सेल थ्योरी गिडियन और स्वान ने दी थी 1938-39 में, जिसके 4 मुख्य भाग है। पहला भाग है द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिका सजीवों की कौन सी संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती है। दूसरा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सभी लिविंग ऑर्गेन सभी सजीव कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। सेल्स आर हेरिडिटरी यूनिट, कोशिकाएं आनुवांशिक इकाई होती है। एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से होता है। ये रुडोल्फ वर्चो ने दिया था। एमिनी सेलुला ए सेलुला आपको ध्यान होगा इन 1855 के अंदर। अब इन सेल थ्योरी में एक पॉइंट आप देख रहे हैं, सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और यहाँ पे बताया है कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब कोशिका ही आनुवांशिक इकाई भी है, संरचनात्मक इकाई भी है एंड कार्यात्मक इकाई भी है। तो क्या एक कोशिका से संपूर्ण सजीव का निर्माण नहीं हो सकता। इस सेल थ्योरी से एक आइडिया आया किसको, गॉटलिब हैबरलैंड को, कि जब कोशिका संपूर्ण सभी क्रियाओं की इकाई होती है और साथ में एक कोशिका का निर्माण दूसरे कोशिका से होता है, तो क्या हम एक कोशिका से संपूर्ण सजीव का निर्माण नहीं कर सकते। तो इसीलिए आई अवधारणा किसकी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे टोटीपोटेंसी, मतलब पूर्ण शक्तता। पूर्ण शक्तता का मतलब जैसे नाम से अगर आप हिंदी में बताएंगे तो वो होगा पूर्ण शक्तता किसकी, कि एक कोशिका में ऐसी शक्ति है कि वो संपूर्ण सजीव का निर्माण कर सकती है। कैसे, अभी अब सामान्यतः आप देखते हैं कि संपूर्ण सजीव का निर्माण किससे होता है। हम देखते हैं कि भ्रूण जो बनता है या एम्ब्रियो या जाइगोट जो बनता है, युग्मनज से संपूर्ण एक द्विगुणित युग्मनज बनता है जो कि संपूर्ण सजीव का निर्माण करता है। लेकिन उसके अतिरिक्त किसी कायिक कोशिका में क्या क्षमता होती है संपूर्ण सजीव का निर्माण करने की। तो आप कहेंगे कि हाँ, कि हम जैसे गुलाब में या फिर किसी जिसमें कलम काम में लेते हैं या ग्राफ्टिंग से हम वापस एक बिना किसी बीज के या एम्ब्रियो के एक संपूर्ण सजीव का निर्माण करते हैं, जिसको हम कायिक जनन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हम किसी ऐसे जैसे क्रॉप प्लांट राइस को हम क्या कायिक जनन से उगा सकते हैं? नहीं। क्या हम किसी की पत्ती से संपूर्ण, अगर ब्रायोफिल्म की बात करें पत्थर चट्टा, उसको हम पत्ती से उगा सकते हैं, लेकिन कुछ और क्या सभी पादप को हम पत्ती से पूर्ण पादप का निर्माण कर सकते हैं? तो नेचुरल अवस्था में नहीं कर सकते, लेकिन पादप की प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक, एक बात मैं बोलूँगी, प्रत्येक जीवित कोशिका में ये क्षमता होती है कि वह संपूर्ण पादप का निर्माण कर सकती है। इसी क्षमता को हम क्या कहते हैं, पूर्ण शक्तता या टोटीपोटेंसी। सो टोटीपोटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस ऑल ऑफ द डिफरेंशिएटेड सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक कोशिका की वह क्षमता कि वह डिवाइड करे तथा संपूर्ण सजीव में उपस्थित सभी विविधित कोशिकाओं का निर्माण कर पाए। In other words, totipotency is the genetic potential of a plant cell to produce entire plant. एक पादप कोशिका की आनुवांशिक क्षमता कि वह संपूर्ण पादप का निर्माण कर सकती है, दैट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1901 में मॉर्गन ने किया था। मॉर्गन, आप जानते हैं मॉर्गन का, हमने आनुवांशिकता में मॉर्गन को बहुत बार पढ़ा है। अगर टोटीपोटेंसी वर्ड शब्द का उद्भव लैटिन भाषा के शब्द टोटस तथा पोटेंस से हुआ है। टोटस का मतलब होता है एंटायरली या संपूर्ण, पोटेंस मतलब हैविंग पावर, मतलब पूर्ण शक्ति का होना। संपूर्ण शक्ति का होना, किसकी शक्ति? संपूर्ण पादप को बनाने की शक्ति का होना इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। अब अगर हम टोटीपोटेंसी को पादप उत्तक संवर्धन से संबंधित रखें या उससे संबंध करें तो क्या होगा? आइसोलेटेड सेल्स फ्रॉम डिफ्रेंशिएटेड टिश्यूज आर जनरली नॉट डिवाइडिंग एंड क्वीसेंट। अब एक बात आप समझें कि
विभेदन क्या होता है ये आपको आइडिया होगा, आगे हम पढ़ेंगे इसको। विभेदन का मतलब होता है किसी को उसका कार्य सौंपना। जैसे कि अगर अगर हम बोल रहे हैं कि कैम्बियम या एधा की कोशिकाएं हैं, एधा की कोशिकाओं का कार्य सिर्फ डिवाइड करना होता है, उसमें आगे उनका कुछ और कार्य नहीं होता। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि एपिडर्मल सेल है या फिर पैरेन्काइमा है, मतलब मृदुतक है, दृढ़ोतक है, तो इन कोशिकाओं को कोई ना कोई कार्य निर्धारित होता है। इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो जो विभेदित कोशिकाएं होती है वह सामान्यतः नॉन डिवाइडिंग होती है, मतलब वो विभाजित नहीं करती। देन दे आर क्विसेंट। क्विसेंट मतलब वो एक तरह की सुप्ता अवस्था में चली गई होती है कि आगे उनका विभाजन नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम क्या उनमें टोटीपोटेंसी है, तो हम कहेंगे हाँ। यदि वे कोशिकाएं जो कि नॉन डिवाइडिंग है, जो विभेदित हो चुकी हैं, लेकिन उन पादप कोशिकाओं में, सिर्फ मैं अगेन बोलूँगी, पादप कोशिकाओं में क्षमता होती है कि वे क्या करेंगे, वापस से जो विभेदित होने के बाद में भी उनमें टोटीपोटेंसी की पावर रहती है। कैसे, आगे मैं बताऊँगी आपको। So the possibility of regenerating an entire plant from a single or few non-zygotic cells was proposed by Gottlieb Haberl। बता चुकी हूँ मैं आपको कि आइडिया किससे आया था। इसको आया था 1902 में, हैबरलैंड को आया था, जिन्हें फादर ऑफ टिश्यू कल्चर कहते हैं। प्लांट सेल्स आर टोटीपोटेंट, ये बता चुकी हूँ मैं आपको, क्योंकि बिकॉज प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन इज रिवर्सिबल इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स। अब यहाँ पे यह है कि जो प्लांट कोशिकाएं जो विभेदित हो जाती है वो पुनः से अविभेदित हो सकती है। ओके, ये क्षमता सिर्फ पादप कोशिकाओं में। जैसे जंतु कोशिका मान लो उन्होंने एक स्किन बना दी, तो वो वापस स्किन से ऐसा नहीं है कि वो कोई मसल सेल बना देगी या कोई पेशी कोशिका बना देगी या तंत्रिका कोशिका बनाएगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन पादप कोशिका में वो विभेदित होने के बाद में भी यदि हम कुछ ऐसा एनवायरनमेंट दें या उसको हम कल्चर करें आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या करेगी, वो पुनः अविभेदित हो सकती है। इसी कारण उसे हम क्या कहते हैं, टोटीपोटेंट कहते हैं पादप कोशिका को। एडल्ट प्लांट सेल्स आर टोटीपोटेंट, मीनिंग दे हैव द एबिलिटी टू गिव राइज to a fully differentiated plant. Because of this, it is possible to collect cells from a mature plant and use those cells to produce clones of that plant. अब यहाँ तक तो मैंने आपको जो पूरा समझाया वो क्या था कि पादप कोशिकाएं टोटीपोटेंट होती है, वे पहले विभेदित हो सकती हैं और विभेदित के बाद में पुनः अविभेदित हो सकती है। तो यहाँ पर यह है कि पादप कोशिकाओं को काम में लेके उनको हम विभेदित कोशिकाओं को पुनः अविभेदित करके हम संपूर्ण पादप का निर्माण कर सकते हैं और उस पादप के क्लोनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। क्लोनिंग का मतलब सिंपल सा शब्द बताया था कि उसकी एग्जैक्ट कॉपी, तो एक पादप की एग्जैक्ट कॉपी हम बना सकते हैं। जैसे आपको मैं सामान्य उदाहरण दूँ तो हम जैसे आम के पेड़ की हम बात करें तो आम की अगर हम सारी गुठलियों को भी इकट्ठा करेंगे तो उसमें से बहुत ही कम रहेगी जो कि वापस पुनः एक आम के पादप का निर्माण करेगी। और हमको पर्टिकुलर उसी क्वालिटी का, उसी पेड़ का सेम एग्जैक्टली वही क्लोन चाहिए, तो हम उसको टिश्यू कल्चर के द्वारा उसके बहुत सारे क्लोन कम समय में निर्मित कर सकते हैं। कैसे करेंगे अब प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगी। दिस इज़ द प्रॉपर्टी विच इज़ फाउंड ओनली इन लिविंग प्लांट सेल्स एंड नॉट इन एनिमल। मैं बता चुकी हूँ आपको कि टोटीपोटेंसी की जो प्रॉपर्टी है, जो क्षमता है, वो केवल पादप कोशिकाओं में बनती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं मिलती। जंतु कोशिकाओं में आप जानते होंगे कि भ्रूण में जब कुछ कोशिकाएं होती जिन्हें स्टेम सेल्स कहते हैं, स्टेम सेल्स में पावर होगी, दे आर प्लूरीपोटेंट। वो भी टोटीपोटेंट नहीं है कि वो सारे के सारे पूरे संपूर्ण सजीव का निर्माण कर दे, बट दे आर प्लूरीपोटेंट कि वो बहुत सारे ऑर्गन्स का निर्माण कर सकती हैं। वो हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, तो यहाँ हम बस इतना समझेंगे कि प्लांट सेल्स आर टोटीपोटेंट। अब यहाँ पे है कि प्लांट सेल्स आर टोटीपोटेंट, ये दर्शाने के लिए FC स्टीवर्ड ने 1964 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने सबसे पहले गाजर ली, गाजर को गाजर की जो जड़ होती है उसको एज ए एक्सप्लांट काम में लिया। देन उसकी कुछ कोशिकाएं आइसोलेट करी और उन कोशिकाओं को आप देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर एक लिक्विड कल्चर में ग्रो किया। और यहाँ पे ये कोशिकाएं आगे डिवाइड होके क्या बनाएगी, एक संपूर्ण उन्होंने पादप का निर्माण कर दिया। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, एक कोशिका से एक पादप का निर्माण हो गया। तो इट मीन्स अ सिंगल सेल्स हैव द पावर टू प्रोड्यूस होल प्लांट। और वो कोशिका भी कहाँ से ली गई थी, किसी बीज से नहीं ली गई थी, वो कहाँ से ली गई थी, गाजर की जड़ से, द रूट सेल ऑफ अ कैरेट। तो इस प्रकार से FC स्टीवर्ड ने 1964 में टोटीपोटेंसी को एक अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ किया था। अब क्योंकि टोटीपोटेंसी से ही संबंधित शब्द हैं
विभेदन, अविभेदन और पुनर्विभेदन, तो वही सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डिफरेंशिएशन या विभेदन। डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स refers to processes by which distinct cell types arise from precursor cells and become different from each other। अब मैं इसको समझाऊँ आपको, तो ये है कि डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंट कोशिकाओं का निर्माण करना या अलग विभिन्न कोशिकाओं का निर्माण करना। इसमें कुछ कोशिकाएं को अपने कार्य के अनुसार अलग अलग कोशिकाओं में विभेदित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। जैसे कि कुछ जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है या जो विभाजन की क्षमता रखने वाली सेल्स होती हैं, वे भी आगे चल के वे कंटिन्यू डिवाइड होती रहती है। लेकिन पादप सेल्स, आप जानते हैं पादप में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे एपिडर्मल के सेल्स हैं या पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो ये सब कोशिकाएं क्या होती है? विभेदित कोशिकाएं होती हैं। अब इस विभेदन का टिश्यू कल्चर में क्या संबंध है? ड्यूरिंग कल्चर प्रैक्टिस एन एक्सप्लांट इज टेकन फ्रॉम अ डिफरेंशिएटेड मैच्योर टिश्यू। टिश्यू कल्चर के टाइम पे की विधि में सबसे पहले एक एक्सप्लांट लिया जाता है जो कि विभेदित पादप कोशिका से लिया जाता है, पादप टिश्यू से लिया जाता है। इट मीन्स द सेल्स इन एक्सप्लांट्स आर जनरली नॉट डिवाइडिंग इन क्रीसेंट। तो जो हमने कोशिकाएं ली हैं पादप उत्तक संवर्धन में, वे क्या होती है? ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड कोशिकाएं होती हैं। तो ये तो बात हुई डिफरेंशिएशन की। अब मैंने आपको बताया था क्योंकि वो कोशिकाएं, जैसे हमने एक मान लो फॉर एग्जांपल हमने पादप उत्तक संवर्धन के लिए एक पत्ती काम में ली, एक लीफ का टुकड़ा काम में लिया। अब वो लीफ का काम क्या होता है? वो विभेदित कोशिकाएं हैं, लीफ की सभी कोशिकाएं। तो हमें उस लीफ की कोशिका से डायरेक्टली हमको कोई प्लांट हम उत्पन्न नहीं कर सकते, पहले हमको उसको अविभेदित करना पड़ेगा। अविभेदन को क्या कहते हैं हम? डी डिफरेंशिएशन। ओके, तो टू शो टोटिपोटेंसी सच मैच्योर नॉन डिवाइडिंग सेल्स, जो कि विभेदित कोशिकाएं हैं, परिपक्व कोशिकाएं हैं या अविभाजन नहीं करने वाली कोशिकाएं हैं, वे क्या करेंगे? पुनः क्या हो जाएगी? अविभेदित हो जाएगी। अविभेदित जो कोशिकाएं कौन सी होती है सामान्यतः? वे मेरिस्टेमेटिक होती है, मतलब विभाजन की क्षमता रखने वाली होती है। तो वापस उल्टा हो गया, वो पुनः क्या हो गई? अविभेदित हो गई। और अविभेदित कोशिकाओं का समूह कहलाता है कैलस। आगे मैं बताऊंगी आपको। तो ये प्रोसेस जो है प्लांट टिश्यू कल्चर में, जिसमें परिपक्व कोशिकाएं पुनः अविभेदित कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं तथा विभाजन करना शुरू कर देती है, उसे हम कहते हैं अविभेदन या डी डिफरेंशिएशन। अब डी डिफरेंशिएशन एक बार जब हो जाता है अविभेदन, तो क्या होता है? पुनः जब हम उसको कुछ ट्रीटमेंट देते हैं, आगे बताएंगे, हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसको कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स देते हैं, तो वे अविभेदित कोशिकाएं पुनः क्या हो जाती है? विभेदित होकर संपूर्ण पादप का निर्माण करती हैं, जिसे हम कहते हैं रीडिफरेंशिएशन या पुनः विभेदन। तो आप समझ पा रहे हैं तीनों में अंतर? पहला है विभेदन, दूसरा है अविभेदन और तीसरा है पुनः विभेदन। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। इसको हम इस फ्लो चार्ट के द्वारा समझेंगे कि सबसे पहले कोई कोशिका डिफरेंशिएटेड थी, जैसे पत्ती का क्या हुआ? डी डिफरेंशिएशन हुआ, मतलब अविभेदन हुआ। क्या बन गया? कैलस से पुनः पादप का निर्माण हो गया, जिसे हम कहते हैं रीडिफरेंशिएशन। तो ये एक प्रोसेस होती है पादप उत्तक संवर्धन में। और ये जो क्षमता है डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन की, ये केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं, इस क्षमता को हम कहते हैं टोटिपोटेंसी। ओके, तो ये तीनों शब्द हम अच्छे से समझ चुके हैं अब तक। अब एक और टर्म आपके सिलेबस में दे रखा है, वो है मॉर्फोजेनेसिस। हालांकि इसको हमको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पर क्योंकि आपके सिलेबस में अलग से मेंशन है और इसको हम पादप उत्तक संवर्धन से कैसे कर सकते हैं, तो अगर हम जो प्रोसेस अभी तक पढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमने पर्ण की कोशिका ली, पर्ण का पार्ट लिया, पत्ती का पार्ट लिया, उसका हुआ वो जो कि डिफरेंशिएटेड थी, उसका हुआ अविभेदन या डी डिफरेंशिएशन। क्या बन गया? कैलस। अब कैलस से जब पुनः पादप का निर्माण हुआ, तो उसमें एक पर्टिकुलर प्रोसेस के द्वारा या एक पर्टिकुलर क्रम में सभी ऑर्गन्स का निर्माण हुआ। जिस क्रम में इन ऑर्गन्स का निर्माण होता है, उस क्रम को हम कहते हैं प्रोसेस। जो एक प्रोसेस का क्रम होता है, उसे हम कहते हैं मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसमें मॉर्फी का मतलब होता है शेप
और जेनेसिस का मतलब होता है क्रिएशन या बनना, मतलब आकार का बनना। आप जानते हैं कि मॉर्फोलॉजी मतलब आकार की होता है और मॉर्फोजेनेसिस का मतलब है आकार का निर्माण। तो आप जानते हैं कि आकार क्या होता है। आकार मतलब अगर हम पादप की बात करें तो उसके संपूर्ण ऑर्गन्स, जड़, तना, पत्ती, यही उसका आकार निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पे मॉर्फोजेनेसिस का मतलब है कि संपूर्ण पादप के सभी ऑर्गन का एक पर्टिकुलर प्रोसेस के क्रम में निर्माण जो होता है उसे हम कहते हैं मॉर्फोजेनेसिस। The term morphogenesis generally refers to order of processes by which ऑर्गेनिज्म इज डेवलप्ड। ये मैंने बताया था आपको कि जिन प्रक्रियाओं के क्रम के द्वारा एक पर्टिकुलर सजीव का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं मॉर्फोजेनेसिस। दिस ऑर्डर इज अचीव्ड एज डिफ्रेंशिएटेड सेल्स केयरफुली ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। हम जानते हैं कि पहले कोशिका बनती है, कोशिका से ऊतक बनता है और ऊतक से फिर आगे तंत्र बनता है और आगे हम जानते हैं अंग बनता है, फिर अंग तंत्र बनता है और अंत में संपूर्ण एक सजीव का निर्माण होता है। तो यही जो क्रम है वही क्या है, मॉर्फोजेनेसिस। अब पादप उत्तक संवर्धन में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें भी कैलस से संपूर्ण पादप का निर्माण मॉर्फोजेनेसिस के द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार से आज हमने टोटीपोटेंसी, डिफ्रेंसिएशन एंड मॉर्फोजेनेसिस पढ़ा है। नेक्स्ट टर्न पे हम जो पादप उत्तक संवर्धन की विधि है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसमें हम क्या क्या जो मेन पॉइंट्स होते हैं पादप उत्तक संवर्धन में क्या क्या चीज़ें काम में ली जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।